जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 प्रश्नों को बनाएंगे। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 प्रश्न हैं, जिसमें सभी क्षेत्र को कवर किया गया है। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइएगा, आपको हर क्षेत्र से यहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2007 ईस्वी में विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला गया? 2007 ईस्वी में विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2007 ईस्वी में विश्व कप क्रिकेट, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज़ में खेला गया। कहाँ खेला गया? वेस्ट इंडीज़ में खेला गया। इस क्रिकेट विश्व कप में फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को पराजित किया और विश्व विजय बना। ऑस्ट्रेलिया विजेता हुआ और श्रीलंका उपविजेता। और 2007 में विश्व कप कहाँ खेला गया? वेस्ट इंडीज़ में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आग जलाना। इसका आंसर हो जाएगा आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था, जबकि पशु पालना, पहिया बनाना, अनाज उपजाना, ये सभी आगे मध्य पाषाण और नव पाषाण काल की देन है, जबकि पूर्व पाषाण काल में आदि मानव आग जलाने से परिचित हो गए थे। प्रश्न संख्या 3 है, अब अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अग्नि का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में। किस काल में? पूर्व पाषाण काल में हुआ था। चौथा प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। किसका पाषाण काल में? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। आपको मात्र 2 से 3 सेकंड समय देंगे और अपने उत्तर का चयन कीजिएगा और आपको फिर उत्तर मिला लीजिएगा। बढ़ते हम लोग। 5वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज थे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, पशुपति। पशुपति की पूजा हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, जबकि ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, इंद्र हो गया, ये वैदिक काल में देवता आते हैं। वैदिक काल में हम इनकी पूजा करते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा होती थी। याद रखिएगा, पशुपति की मूर्ति जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। और यह पशुपति मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसके चारों तरफ कुछ जानवर के चित्र हैं और उस जानवर का कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा इस पशुपति देवता के चारों तरफ विराजमान दिखाया गया है। कौन कौन? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सर्वाधिक हल्की गैस है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। कहाँ हो जाएगा? स्वीडन। याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, बिल्कुल याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है वह 1833 ईस्वी में कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्कॉटहोम शहर में हुआ था। स्वीडन के स्कॉटहोम शहर में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई?
खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी। कब मनाई गई? 1999 ईस्वी में खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? इसका कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, चारों ऑप्शन को काट दीजिए, आपको आंसर बता दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1699। क्या हो जाएगा? 1699। याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पाहुल प्रणाली को, कौन प्रणाली? याद रखिएगा, पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया? इसका सही जवाब क्या होगा? पाहुल प्रणाली को, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किया। किसने आरंभ किया? गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कम्मे गुरु थे? 10वें गुरु थे, और ये अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और ये सिखों के अंतिम गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न है, बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? यानी बैरोमीटर किसको मापने में प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा दबाव। क्या हो जाएगा? दबाव। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पूछा जा रहा है बैरोमीटर को किस मापने में व्यवहार में लाते हैं? तो आंसर हो जाएगा दबाव। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदी है, इसका अंत कहाँ होता है? यानी यह अंत में किस में मिल जाती है, यह पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। अगर उद्गम पूछा जाता तो उद्गम कहाँ होता है? कावेरी नदी का जो उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है। कर्नाटक के, याद रखिएगा, कर्नाटक के कुर्ग जिला के, कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। 14वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी याद रखिएगा, 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा 1972 ईस्वी में, 1972 1972 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्कॉटहोम में हुआ। कहाँ हुआ? स्कॉटहोम में हुआ, और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए। अतः याद रखिएगा 1972 ईस्वी से प्रति साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, म्यांमार किसका नया नाम है? म्यांमार किसका नया नाम है? आंसर हो जाएगा बिल्कुल बर्मा। क्या हो जाएगा? बर्मा म्यांमार का, यानी बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार है। 16वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बिल्कुल कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है। अगला प्रश्न 17 नंबर का है, बिहार कितने राज्यों से घिरा है? बिहार जो स्टेट है वह कितने राज्यों से घिरा हुआ है? राज्य पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 राज्य। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड यानी यूपी और झारखंड, और एक राज्य कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। यानी 3 राज्यों से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर की तरफ नेपाल है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है बिहार। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, भारी मशीन निर्माण प्लांट, भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है वह रांची में अवस्थित है। कहाँ है? रांची में अवस्थित है। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लाइफ डिवाइन जो है वह श्री अरविंद घोष
श्री अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो श्री अरविंद घोष इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का मुख्यालय डाल्टनगंज है? झारखंड के किस जिले का मुख्यालय डाल्टनगंज है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा, आप लोग जल्दी सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा पलामू। क्या हो जाएगा? पलामू। पलामू जिला जो झारखंड का है उसका मुख्यालय डाल्टनगंज है। अगला प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर का प्राचीन नाम क्या है? साक्षी। क्या नाम है? साक्षी। और जमशेदपुर यानी यहीं पर टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापित हुई थी, साक्षी नदी के किनारे, यानी सॉरी साक्षी शहर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल गोल जो होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, यह पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? फुटबॉल गोल की चौड़ाई 8 गज होती है। कितनी होती है? 8 गज होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम एक धारा है। क्या है? धारा है। कैसी धारा है? तो याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। यह कहाँ बहती है? तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम। 24 नंबर का प्रश्न बनाते हैं हम लोग, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? भारत का प्रामाणिक समय जो है वह किस स्थान का स्थानीय समय है, यानी प्रामाणिक समय जो है कहाँ से गुजरती है, यह पूछने का प्रयास किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, यानी प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। मानक समय या ग्रीनविच समय से याद रखिएगा 5.5 घंटा। कितना घंटा? 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह अब मात्र 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है, क्योंकि यह सूरज के सबसे नज़दीक है। सूरज के सबसे नज़दीक है और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसे कोई उपग्रह भी नहीं है। अगला प्रश्न 26 नंबर का, गारो किस राज्य की जनजाति है? गारो किस राज्य की जनजाति है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गारो जो है वह मेघालय राज्य की जनजाति है। मेघालय राज्य की जनजाति क्या है? गारो। याद रखिएगा, मेघालय में 3 पर्वत हैं जिसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, जो वहाँ की जनजाति के नाम पर रखा गया है। इसलिए गारो, खासी, जयंतिया पर्वत शिखर कहाँ है? तो मेघालय में है। और ये जनजाति कहाँ है? तो मेघालय में है। तो गारो कहाँ की हो जाएगी? मेघालय की। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? चकमा, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चकमा शरणार्थी जो है वह बांग्लादेश से संबंधित है। कहाँ से? बांग्लादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आइए इसे क्लियर कर लेते हैं। प्रारंभ में केंद्र प्रदेशों की संख्या 7 थी, सभी कोई जान रहे थे 7। और जब जम्मू कश्मीर को 370 वहाँ से हटा दिया गया आर्टिकल, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इसमें 2 और जोड़ दीजिए, 7 2 9 हो गया। क्लियर? 7 2 9 हो गया। दिसंबर माह 2019 में भारत की संसद ने दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को मिलाकर एक केंद्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दिया, जिससे एक कम हो गया, यानी 9 में 1 चला गया 8। तो वर्तमान में केंद्र प्रदेशों की संख्या 8 है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल
ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि अन्य गंगा, गोदावरी, महानदी सभी डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरती है वो सभी गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। अतः नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न, अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अधिकांश भारतीय वन जो है वह पतझर हैं। कैसे हैं? पतझर हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? झारखंड राज्य बनने से पहले, यानी झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। तो इस डेट के पहले बिहार में कितने जिले थे? तो बिहार में जिलों की संख्या, 31 नंबर का प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 31 नंबर का हो जाएगा 55। कितने हो जाएगा? 55, 55 जिले थे बिहार में, और 18 जिले झारखंड को दे दिए गए। कितने जिले? 18 जिले। तो 55 में 18 माइनस कर दीजिए। अगर हम 55 में 18 माइनस कर देते हैं तो हो जाता है 37 जिले। कितने जिले? 37 जिले। और एक जिला नया बिहार में बना, अरवल। एक जिला बिहार में कौन बना? अरवल। तो 37 एक 38, अभी बिहार में 38 जिले हैं, और 18 जिले झारखंड को देकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा, विश्व में 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, भारत में कपास उत्पादन में, क्या उत्पादन में? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? कपास के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। आप लोग पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, डेफिनेट रूप से आपको सभी प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे, और 100 प्रश्न आप मात्र 20 से 25 मिनट में बना पाएंगे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गेहूं, जिस पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य, खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड है। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? यानी उस जनजाति का नाम बताना है जो झारखंड में पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें बिरहोर जनजाति जो है वह झारखंड में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है, अन्य 3 नहीं। 37 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? याद रखिएगा, रबी फसल नहीं है। रबी फसल जो है वह नवंबर दिसंबर महीने में बोई जाती है। याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर महीने में रबी फसल बोई जाती है। तो इसमें कौन रबी फसल नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, मूंगफली जो है वह रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है? रिक्टर स्केल की सहायता से मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, रिक्टर स्केल में जो पाठ्यांक होता है वह 1 से लेके 9 तक होता है। कितने तक होता है? 1 से लेके 9 तक होता है। और प्रत्येक अगली इकाई जो है पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना, कितना गुना? 10 गुना अधिक तीव्रता वाला होता है। 10 गुना अधिक तीव्रता वाला होता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बिल्कुल, त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिमन 3, यानी 3 पीटक साहित्य कौन कौन है? नाम याद रखिएगा, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। सूत पीटक आनंद की देन है, विनय पीटक उपाली की देन है, और अभिधम पीटक मोगालीपुत्र 30 की देन है।
यानी 3 पीटक साहित्य है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। अगला प्रश्न है, काला पानी किस देश की सीमा पर रेखा पर अवस्थित नहीं है? काला पानी किस देश की सीमा पर अवस्थित नहीं है? याद रखिएगा, प्रश्न में नहीं लिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, काला पानी जो है वह म्यांमार की सीमा पर नहीं है। काला पानी जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। तो अगर उत्तराखंड राज्य में है तो भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। हाल फिलहाल में भारत और चीन को लेकर के इस काला पानी की जगह को लेकर विवाद भी हुआ है। तो याद रखिएगा, काला पानी जो म्यांमार की सीमा पर अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, एन एक्ट्रेस जर्नी किसकी आत्मकथा है? 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 41 नंबर का आंसर हो जाएगा सईद जाफरी। किसकी हो जाएगी? सईद जाफरी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न 42 नंबर का है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? यानी कोई भी राजनीतिक दल हो उसको मान्यता प्राप्त कौन देता है? ये राष्ट्रीय पार्टी है, प्रादेशिक पार्टी है, यह मान्यता देने का अधिकार किसको है भारत में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही किसी भी राजनीतिक दल की स्वीकृति को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दूध में सी नहीं पाया जाता है। सी खट्टे, जो स्वाद में खट्टा होता है उसमें सी पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू जो हम लोग खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं? आंसर क्या होगा? आलू का कौन सा भाग? तो तना भाग हम लोग खाने में प्रयोग में लाते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शीतल पेय हम लोग जो पीने यानी कि कोको कोला, थम्स अप जो यूज करते हैं उसको बनाने में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम शीतल पेय बनाने में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों, जीव जंतु, कौन सी गैस आवश्यक है? तो बिल्कुल प्राणियों के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन वे सांस लेते हैं, इनके बगैर वह जीवित नहीं रह सकते हैं। 48 नंबर का प्रश्न, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य की रोशनी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? कान, कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? यानी आंतरिक कान नहीं, बाह्य कान। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम लोग जानते हैं मानव में कान बाहर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा मानव। मानव में बाह्य कान पाया जाता है, जबकि सांप, छिपकलियां, पक्षी, मछली, इस सब में आंतरिक कान पाया जाता है। 50 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर का। 51 नंबर का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। याद रखिएगा, शैशवावस्था में जो है 208 हड्डी होती है, लेकिन मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है। स्पेक्ट्रम से जब सूर्य की रोशनी प्रकाशित की जाती है तो 7 रंग अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, VI, B, GY, OR।
याद रखिएगा, विबजियोर कहते हैं। तो आर जो हुआ रेड हुआ, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन इसका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ये उल्टा है, तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एड्स की बीमारी किससे होती है? एड्स की बीमारी किससे होती है? तो हम लोग मालूम है एड्स HIV वायरस के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा? HIV वायरस। आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। एड्स अगर किसी को हो जाता है, उसकी जांच कैसे की जाती है? कौन सी जांच की जाती है? याद रखिएगा, एलिसा जांच की जाती है। कौन सी जांच? एलिसा जांच। यह भी कई बार पूछा गया है। एलिसा जांच किसके लिए की जाती है? तो एलिसा जांच एड्स की जांच की जाती है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है, इसे भी याद रखिएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह पर जीवन है? किस ग्रह पर जीवन है? आसान सा प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी पर ही जीवन है, अन्य ग्रह पर अभी जीवन की तलाश ही की जा रही है। 55 नंबर का प्रश्न है, सौर मंडल की आकृति कैसी है? सौर मंडल की आकृति कैसी है? आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल की आकृति अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार है। बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु जो है वह तरल अवस्था में पाई जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? पारा। पारा एक धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। 57 नंबर का प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस जो है वह किस गैस का मिश्रण नहीं है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑक्सीजन का नहीं है। प्रोड्यूसर गैस ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं है। 58 नंबर का प्रश्न है, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? कौन सी धातु ऐसी है जिससे अधिकतम विष फैलता है? यह पूछा जा रहा है 58 नंबर में। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लेड एक ऐसी धातु है जिससे विष यानी जहर फैलता है। 59 नंबर का प्रश्न है, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी सोचिए। भारत अंतरिक्ष युग में 1975 ईस्वी में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। आखिर 1975 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट को, आर्यभट्ट भारतीय उपग्रह का नाम है, आर्यभट्ट को 19 अप्रैल, कब? 19 अप्रैल 1975 को ही अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। याद हो गया 1975 क्यों प्रसिद्ध है? आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है? ओजोन परत वायुमंडल में ऊपरी में जो समताप मंडल में पाया जाता है, वह किस किरणों को समा लेती है? आंसर क्या होगा? परावैंगनिक किरण। क्या हो जाएगा? परावैंगनिक किरण। यह सूर्य से निकली परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है, जिससे पृथ्वी पर जो चर्म रोग की समस्या बढ़ सकती है उसे रोक लेता है। लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस CFC को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। 62 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं, लोह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लोह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑक्साइड। किस अवस्था में? ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो बिल्कुल हम लोग पोषक में किसको पढ़े हैं? पोषक में वसा पढ़ते हैं, विटामिन पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, हार्मोन नहीं पढ़ते हैं, इसलिए पोषक नहीं है पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है?
समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर का आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण का कारण है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर का प्रश्न है। 65 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? आंसर क्या होगा? खाने वाले सोडे यानी कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडे का रासायनिक नाम है। 66 नंबर का प्रश्न है जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? यानी झील की तली से उठकर वायु जो है बुलबुला जो ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आकार उसका बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक साहित्य में नदी का उल्लेख हुआ है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, यानी सबसे अधिक बार चर्चा किस नदी की हुई है? तो आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। क्या होगा? सिंधु नदी। इस नदी को वैदिक साहित्य में हिरण्यानी नदी के नाम से भी जाना गया है। क्या नाम से है? हिरण्यानी नदी। याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिरण्यानी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हिरण्यानी के नाम से सिंधु नदी को जाना जाता है। इसका सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है, कोई अंक उल्लेख नहीं किया है, सबसे अधिक बार। और याद रखिएगा गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 68 नंबर का? बिल्कुल थेरी गाथा। क्या हो जाएगा? थेरी गाथा जो है वह जैन साहित्य का भाग नहीं है, जबकि अन्य जो है वह जैन साहित्य का भाग है। 69 नंबर का प्रश्न, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए यानी घुमाया जाए थीटा कोण से तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? इसका आंसर होगा बिल्कुल 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर का प्रश्न है 1922 ईस्वी के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? साराबंदी अभियान यानी कोई कर नहीं देने की बात कही गई थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 71 नंबर का प्रश्न है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? यानी रेडियो तरंगे जो हैं पृथ्वी पर लौट के आती है किसके कारण? किस मंडल के कारण? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। यानी आयन मंडल में ही संचार उपग्रह को अवस्थित किया गया है और जो भी हम लोग रेडियो टीवी देख पाते हैं वह जो उपग्रह है वह आयन मंडल में है, इसलिए रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए यह आयन मंडल ही उत्तरदायी है। 72 नंबर का प्रश्न है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्मा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? याद रखिएगा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट को जो है पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? 73 नंबर का आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी ने ही सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। कब? 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर का प्रश्न है
कुल आंतरिक परावर्तन होता है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा हीरा से कांच में। हीरा से कांच में जब प्रकाश किरणें जाती है तो कुल आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? कुल आंतरिक परावर्तन होता है। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? आंसर क्या होगा? गुप्त काल का संबंधित है, आंसर हो जाएगा बिल्कुल 75 नंबर का सुश्रुत। क्या हो जाएगा? सुश्रुत जो है गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाते थे। 76 नंबर का प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्ल्याण शिखर कहाँ स्थित है? सर्वोच्च शिखर पल्ल्याण शिखर कहाँ स्थित है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? यानी हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग होता था, वह कौन सा कला था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा भरहुत मूर्ति कला। कौन मूर्ति कला? भरहुत मूर्ति कला जो था उसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग होता था। 78 नंबर का प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला जो है सबसे अधिक उत्कृष्टता यानी पराकाष्ठता पर कब पहुंची? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल जहांगीर। किसके काल में? जहांगीर के काल में। याद रखिएगा, मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में हुआ। जहांगीर के दरबार में दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर। क्या नाम है? उस्ताद मंसूर। और दूसरा व्यक्ति नाम है अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। ये दो व्यक्ति जहांगीर के दरबार के महान चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? किस घाटी की? बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल जो है वह पटसन है। कौन सी फसल है? पटसन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, यह पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? शैव संप्रदाय के अंतर्गत कौन आता था? 80 नंबर का आंसर हो जाएगा मतमयूर। मतमयूर जो थे वह शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नौरोजी वृद्ध पुरुष के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खां का यानी सर सैयद अहमद खां जो थे इन्होंने 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में 1875 में क्या किया था? एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। क्या किया था? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। और यही कॉलेज जो है 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर का। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुख मृत्यु को वैध करार दिया? सुख मृत्यु को वैध करार दिया। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। वर्तमान में भारत में भी दे दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। और वर्तमान में भारत में भी इच्छा मृत्यु को वैधता करार दे दी गई है। 83 नंबर का प्रश्न है,
नवंबर 1946 में बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए? कहाँ से निर्वाचित हुए थे? भीमराव अम्बेडकर 1946 में संविधान सभा में आए थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 83 नंबर का आंसर हो जाएगा बंगाल। कहाँ से? बंगाल। बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित होकर के भीमराव अम्बेडकर आए थे। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है। यानी किस रोग की होने की संभावना है जो छिछले हैंडपंप से पानी पीते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो है छिछले पानी पीने से यानी अशुद्ध पानी पीने से यह रोग होता है, फ्लोरोसिस पानी पीने से। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। 85 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 85 नंबर का आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो थे कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? इसका आंसर क्या होगा? आलू। क्या होगा? आलू जो है वह रूपांतरित स्तंभ के अंतर्गत आता है। 87 नंबर का प्रश्न, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? यानी प्रेम वाटिका काव्य जो है बहुत प्रसिद्ध वाटिका काव्य है यह, इसकी रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा 87 नंबर का। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान ने ही प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उपन्यास कौन सा लिखा गया है? आंसर क्या होगा? 88 नंबर का। बिल्कुल इसका हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी। क्या हो जाएगा? दुर्गेश नंदिनी जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? पूछा जा रहा है नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पोषक तत्व पेड़ पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? 89 नंबर का आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। बोरोन आवश्यकता है, जस्ता की आवश्यकता है, ताम्र की भी आवश्यकता है, सोडियम की आवश्यकता नहीं है। सोडियम को बाहर कर दीजिए। 90 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? आंसर क्या होगा? बिल्कुल यह सुझाव जो दिया था वह मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि देश अब स्वतंत्र हो चुका है, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 91 नंबर का प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन किया? एमजी रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? आंसर क्या होगा? बिल्कुल 83 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे ने 1833 ईस्वी में, कब? 1833 ईस्वी में, 1833 नहीं 83 सॉरी 1883 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था 1883 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया गया था? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का गठन कब किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 92 नंबर का आंसर हो जाएगा 1989। कब हो जाएगा? 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर। 93 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव दिया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर
अगला प्रश्न है 94 नंबर का, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत कब इसे स्वीकार कर लिया गया देश के विभाजन को? इसका आंसर हो जाएगा 94 नंबर का 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा 95 का? बिल्कुल 24 जनवरी 1857 को। 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसका आंसर क्या होगा? सोच समझ कर आंसर दीजिए। वह कौन यूरोपीय व्यक्ति था जो भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? 96 नंबर का उत्तर हो जाएगा डुप्ले। क्या हो जाएगा? डुप्ले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? आधुनिक टैंक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन। क्या हो जाएगा? अर्जुन जो है आधुनिक टैंक के अंतर्गत आता है। 98 नंबर, द अनार्किकल अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध भाषा है, बोलचाल में लोग बोलते हैं इसे। इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 का रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। इसे अंधा कानून, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहते हैं। ये रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919 इसका आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। समा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? मनसबदारी प्रथा जो थी वह किस लिए चालू की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अकबर द्वारा चलाया गया था मनसबदारी व्यवस्था, या साफ सुथरा प्रशासन हेतु। साफ सुथरा प्रशासन हेतु मनसबदारी प्रथा खासतौर पर चलाई गई थी मध्यकाल में। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।